वेलकम स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 लैब के कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बताएंगे, उनके वाइवा जो एग्जामिनर पूछते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 एंड 4 इन सब के बारे में पहले बताया जा चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका लिंक, और वहाँ से इन दोनों 1-2 का एक अलग एक क्लास है और एक्सपेरिमेंट 3-4 का अलग क्लास है। तो इन दोनों क्लास को देख लेंगे। आज के क्लास में हम एक्सपेरिमेंट 8 और 10 के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट 8 जो सिलेबस में है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य टू डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन बाय स्टोक्स मेथड। टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन बाय स्टोक्स मेथड, या दिए गए द्रव यहाँ ग्लिसरीन दिया जाएगा, तो दिए गए ग्लिसरीन द्रव का श्यानता गुणांक स्टोक विधि द्वारा ज्ञात करना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिए गए ग्लिसरीन द्रव का श्यानता गुणांक स्टोक मेथड या स्टोक विधि द्वारा ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य हो गया। ऑपरेटर्स यूज्ड, प्रयुक्त उपकरण, तो क्या क्या ऑपरेटर्स यूज होंगे? ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड यानी पारदर्शी श्यान द्रव। तो कोई भी लिक्विड ले लेंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है ग्लिसरीन या मोबिल ऑयल, इनकी मदद से किया जाता है। तो जनरली ग्लिसरीन ही यूज किया जाता है। सेकंड है, पहले तो हमारा लिक्विड हो गया। सेकंड ऑपरेटर्स स्केल्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, यानी कांच की लंबी व अंशांकित नली। अंशांकित का मतलब वो उसमें स्केल्स बने होंगे, जैसे पटरी में स्केल बने होते हैं हमारी, वैसे ही इस ट्यूब में स्केल बने होंगे ताकि हम लेंथ मेजर कर सकें। तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बड़ी सी होगी और उसमें मीटर स्केल पूरा बना होगा। थर्ड, स्टील बॉल, स्टील की गोलियां, ये बॉल्स होती हैं अलग अलग रेडियस की, कई बॉल्स होंगी। सेम रेडियस की कुछ बॉल्स होंगी, फिर दूसरे रेडियस की कई बॉल्स होंगी, फिर तीसरे रेडियस की, इस तरह से 3-4 रेडियस की अलग अलग बॉल्स का सेट बनाएंगे और उनकी मदद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्क्रू गेज की सहायता से हम बॉल की रेडियस मेजर करेंगे, या पहले डायमीटर मेजर करके हम रेडियस को निकाल लेंगे। इसी तरह से लास्ट ऑपरेटर्स है थर्मोमीटर, या इसकी मदद से हम अपने जो ये लिक्विड है हमारा ग्लिसरीन, इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, किस टेम्परेचर पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, रूम टेम्परेचर हम मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे। फिर आता है फार्मूला यूज्ड या प्रयुक्त सूत्र। तो फार्मूला यूज्ड यहाँ पर है ईटा इक्वल टू 2/9 r² इंटू रो एस माइनस रो एल इंटू जी। ये फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, जिसको ईटा से लिख रहे हैं, उसका फार्मूला यूज किया जाएगा। जहाँ की आर रेडियस ऑफ बॉल, यानी बॉल जो हमारी स्टील बॉल है उनकी त्रिज्या है, वी टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग, रो एस डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी द्रव का घनत्व, इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण हमारा है। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज होगा। और इसमें देख लेते हैं हमारा ऑपरेटर्स कैसा होगा। एक कांच की लंबी ट्यूब होगी जिसमें हमारे स्केल्स बने होंगे, तो ये सेंटीमीटर में स्केल्स बने हुए हैं, और इस ट्यूब में हम अपना विस्कस लिक्विड यानी श्यान द्रव भरेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन भरेंगे, ग्लिसरीन से इसको पूरा फिल कर लिया। फिर इसके बाद स्टील बॉल ऊपर से डिप करेंगे, इसमें छोड़ देंगे ऊपर से। तो यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 है, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी स्टील बॉल की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हम 2 पॉइंट्स नोट करेंगे, ए पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट इधर है। जैसे ही स्टील बॉल यहाँ पर पहुंचेगी हमारी, हम टाइम मेजर करना शुरू करेंगे, और स्टील बॉल बी पर पहुंचेगी तो हम टाइम मेजर करना स्टॉप कर देंगे। इस तरह से सेम रेडियस की कई बॉल गिराएंगे और फिर ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा टाइम
कैलकुलेट करेंगे, औसत समय निकल आएगा। इसी तरह से अलग किसी दूसरी रेडियस की कई सारी बॉल ले लेंगे, उनको गिराएंगे, तो उनके बीच में उनके लिए जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा टाइम है वो भी नोट करेंगे। इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे, किस वेलोसिटी से पर्टिकुलर रेडियस की बॉल गिर रही है नीचे। तो ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम देखते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक ने बताया कि अगर कोई बॉल जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, यानी ऐसी बॉल लेंगे जिसका घनत्व तो हमारे लिक्विड से के घनत्व से ज़्यादा होगा, वो अगर किसी लिक्विड में गिराई जा रही है तो बॉल कुछ दूर तक तो वो उसका वेग बढ़ता है। बॉल का वेग लिक्विड में गिरने के बाद जीरो वेलोसिटी से गिरता है, उसके बाद उसका वेग या वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। उन्होंने क्या बताया, अगर कोई बॉल लिक्विड में गिराई जाए तो शुरू में इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय बाद वो स्थिर वेग से नीचे की ओर गिरना शुरू करती है, यानी वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगी, नीचे तक वो इसी वेलोसिटी से मूव करेगी। ये वेलोसिटी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहलाता है। इस दशा में, सीमांत वेग की दशा में, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली है तो इस केस में वस्तु पर ये जो हमारी बॉल है इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स श्यान बल, जो कि ऊपर की ओर लगता है, वस्तु नीचे चल रही है तो श्यान बल विस्कस फोर्स वो ऊपर की ओर लगेगा। और वो कितना लगेगा ये स्टोक ने बताया है। स्टोक ने बताया विस्कस फोर्स जो भी लगेगा बॉल पर वो लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। ईटा श्यानता गुणांक है लिक्विड का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस ऑफ बॉल, बॉल की त्रिज्या, वी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस तरह से जो भी विस्कस फोर्स लगेगा एफ वो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। ये स्टोक का नियम है। और डिफरेंट टर्म्स, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्रव का श्यानता गुणांक, आर स्टील बॉल की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्टील बॉल, वी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल का सीमांत वेग, और बॉल के ऊपर और भी लगने वाले फोर्सेस। दूसरा फोर्स अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल, जो कि ऊपर की ओर ही लगेगा, ये बल बॉल को ऊपर की ओर धकेलेगा। तो यानी ये अपथ्रस्ट कितना होगा ये देखेंगे हम। उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉल, यानी गोली द्वारा या बॉल द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो बॉल कितना द्रव हटाएगी, वो अपने आयतन के बराबर का द्रव हटाएगी, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो यानी गोली अपने आयतन के बराबर का द्रव हटाएगी और उस द्रव का, यानी गोली के आयतन के बराबर का द्रव का भार हम निकालेंगे, वही अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल होगा। वो भार कैसे निकलेगा, गोली का आयतन वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव का घनत्व इंटू जी। तो इस तरह से निकाल लेंगे। हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉल 4 पाई बाई 3 आर क्यूब रो एल, एल जहां शब्द यूज किया गया है लिक्विड यानी द्रव के लिए, इंटू जी। तो इस तरह से ये अपथ्रस्ट या उत्प्लावन बल कैलकुलेट हो गया। तो ऊपर की ओर लगने वाले बल विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों की वैल्यू आ गई। अब तीसरा फोर्स क्या होगा, तीसरा फोर्स जिसके कारण वस्तु नीचे जा रही है वो वस्तु का भार है, यानी गोली का भार, स्टील बॉल का भार, वेट। ये कितना होगा, वेट ऑफ बॉल या गोली का भार W इक्वल टू एम जी, वॉल्यूम ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी। तो ये कितना हो गया 4 पाई बाई 3 आर क्यूब रो एस, एस का मतलब सॉलिड। तो ये हमारा स्टील बॉल की डेंसिटी हो गई और जी ग्रेविटी हो गई, गुरुत्वाकर्षण। तो इस तरह से ये तीनों चीजें निकल गई। दो फोर्स विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट ऊपर की ओर काम कर रहे हैं और W नीचे की ओर काम कर रहा है संतुलन की अवस्था में, यानी बैलेंस कंडीशन में। आप देख रहे हैं वस्तु यानी जो बॉल है हमारी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नीचे की ओर, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस केस में वस्तु पर बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो गया, तो बॉल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से तभी मूव करेगी जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो बॉल पर नेट फोर्स 0 कर देंगे, W बॉल का वेट माइनस
एफ विस्कस फोर्स प्लस एफ यू। तो एफ 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 प्लस एफ यू को ऐड कर देंगे और डब्ल्यू से माइनस कर देंगे, यानी ऊपर की ओर जो बल लग रहे हैं उनको ऐड करके हम नीचे की ओर फोर्स वेट से घटा देंगे और ये 0 होना चाहिए नेट फोर्स, और इनकी वैल्यूज रख देंगे। वैल्यूज रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला डिराइव कर लेंगे। ये हो गया 2/9 आर स्क्वायर वी इंटू रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया, जिसमें डिफरेंट टर्म्स क्या हैं, आर रेडियस ऑफ स्टील बॉल की त्रिज्या, वी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन लिक्विड यानी द्रव में गोली का सीमांत वेग, डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल रो एस है स्टील बॉल का घनत्व, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल द्रव का घनत्व है। इस तरह से ये डिफरेंट टर्म्स हो गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक विस्कोसिटी श्यानता। विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स बाय विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड अपोज द मोशन और रिलेटिव मोशन ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रवों की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। यानी द्रवों का वह गुण जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर की गति का विरोध करती है, तो ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी या श्यानता कहलाता है। तो यहां पर हमारी लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गति कर रही हैं और ये एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, और चूंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिक्विड की वेलोसिटी भी घटती चली जाती है, और यहां पर जो विस्कस फोर्स लगेगा जिस दिशा में लिक्विड जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा श्यान बल लगता है, और दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर ही लगता है, विपरीत दिशा में जिस दिशा में लेयर गति कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। श्यान बल द्रवों की सतह के संपर्क क्षेत्रफल में गति के विपरीत दिशा में काम करता है। यानी विस्कस फोर्स हमेशा एक्ट करेगा कांटेक्ट एरिया, यानी जहां दो लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उनकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा विस्कस फोर्स हमेशा काम करेगा। जानकारी के लिए बता दें, विस्कस फोर्स या श्यान बल घर्षण बल का ही दूसरा रूप है। यानी सॉलिड्स के केस में हम फ्रिक्शन लेते हैं यानी घर्षण, और जब हमारा ये लिक्विड या फ्लूइड हो जाता है, गैसेस आ जाती हैं, तो इस केस में हम घर्षण को विस्कस फोर्स या श्यान बल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे, विस्कस फोर्स। व्हाट इज विस्कस फोर्स? तो श्यान बल क्या है? श्यान बल ऐसा बल है जो द्रवों के मोशन में आता है। जब एक लेयर दूसरे लेयर पर मूव करती है तो वहां पर जो द्रवों की लेयर्स एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, वो किसके कारण? विस्कस फोर्स या श्यान बल के कारण। विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है श्यान बल कांटेक्ट एरिया ए, यानी दो लेयर्स के बीच में जो कांटेक्ट एरिया होता है, कांटेक्ट एरिया बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, यानी द्रव की दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्रफल। तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लेंगे। वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स सिचुएटेड एट यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी इकाई दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेगों का अंतर वेग प्रवणता कहलाता है। इसकी यूनिट पर सेकंड या डायमेंशनल फार्मूला टी इनवर्स होता है। तो अब आते हैं विस्कस फोर्स श्यान बल पर। हम कंबाइन कर लेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और इक्वलिटी साइन डालने के लिए हम एक कांस्टेंट ईटा से मल्टीप्लाई करते हैं। एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। यहां पर माइनस साइन फोर्स और वेलोसिटी दोनों के अपोजिट साइन को दर्शाता है, यानी जो हमारी द्रव की वेलोसिटी है, वेग है, उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये काम करता रहेगा विस्कस फोर्स। तो ये न्यूमेरिकली इसके बराबर हो गया, और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा विस्कस फोर्स की डायरेक्शन द्रव के प्रवाह के यानी द्रव के वेग के हमेशा विपरीत दिशा में होगी।
इस तरह से ईटा जो हमने कांस्टेंट लिया है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन ईटा इक्वल टू एफ इफ ए इज यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स 1 पर सेकेंड हो। यानी किसी लिक्विड का या किसी द्रव का श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूमेरिकली या आंकिक रूप से उस द्रव पर कार्यकारी श्यान बल के बराबर होगा। यानी किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल के बराबर होगा। कब? जब उन परतों का संपर्क क्षेत्रफल इकाई हो 1 मीटर स्क्वायर हो और उनके बीच में वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 पर सेकंड हो या यूनिट हो। तो ऐसा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का उस द्रव में विभिन्न परतों के बीच में लगने वाले श्यान बल के बराबर तभी होगा जब परतों के मध्य संपर्क क्षेत्रफल इकाई हो और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता इकाई हो। तो जो भी विस्कस फोर्स लगेगा वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक का मात्रक। श्यानता गुणांक का मात्रक देख लेंगे। यहां से न्यूटन मिला, एफ का मात्रक न्यूटन, ए नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया और वेलोसिटी ग्रेडियंट इधर गया तो ये मीटर ऊपर आएगा क्योंकि डेल्टा एक्स ऊपर चला गया है और वी नीचे है तो मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड यानी पास्कल सेकंड इसका यूनिट हो गया। पहली यूनिट पास्कल सेकंड या न्यूटन को हम ब्रेक करेंगे तो ये केजी पर मीटर पर सेकंड इसका एसआई सिस्टम में मात्रक हो गया। चाहे पास्कल सेकंड कहें या केजी पर मीटर पर सेकंड कहें, दोनों एसआई सिस्टम में यूनिट हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला m l पावर -1 t पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया विमीय सूत्र। सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक यूनिट ऑफ ईटा इन सीजीएस सिस्टम इज पॉइज। सीजीएस सिस्टम में हम पॉइज लिखेंगे या ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। इसको एसआई सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ केजी, सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻² मीटर हो गया। और इन सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻1 केजी पर मीटर पर सेकंड या 10⁻1 पास्कल सेकंड यानी 1 पॉइज इक्वल टू 10⁻1 या 1/10 या 0.1 पॉइज पास्कल सेकंड। तो इस तरह से एक पॉइज 0.1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है या 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज। तो इस तरह से ये रिलेशन मिल गया सीजीएस और एसआई सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो दो मात्रक हैं। 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज होता है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? सीमांत वेग क्या है? तो इसका आंसर है जब भी कोई किसी लिक्विड में कोई बॉल सॉलिड बॉल गिराई जाती है तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होती है। इस 0 स्पीड से ये छोड़ी जाती है लिक्विड में तो शुरू में इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब इसका वेग नहीं बढ़ता है यानी द्रव में जो बॉल है हमारी, इस बॉल के द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल सिचुएशन क्या हो गई, जैसे जैसे लिक्विड में जाएगी ये बॉल इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से निश्चित स्पीड से हमेशा नीचे गिरेगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं एक्वायर करेगी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई किसी लिक्विड में बॉल द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम वेलोसिटी यानी अधिकतम स्पीड को हम इसका टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग कहते हैं इस बॉल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाटर ड्रॉप फॉल्स इन एयर इट फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप। यानी जल की बूंद जब हवा में गिरती है तो उसका वेग स्थिर हो जाता है यानी जैसे ही गिरती है वो
कुछ समय बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है, यानी उसका वेग कुछ समय में स्थिर हो जाता है। ये जो स्थिर वेग है यही उसका बूंद का सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। यहां पर वेग बढ़ने की सीमा समाप्त हो जा रही है, तो यही टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग कहलाती है। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू वेट ऑफ वाटर ड्रॉप इक्वल टू विस्कस फोर्स इन एयर, यानी जल की बूंद का भार ये बराबर हो जाता है बूंद पर लगने वाले श्यान बल। तो दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स बूंद पर 0 हो जाता है, और इसके कारण बूंद हमेशा जब भी नीचे आएगी अब वो एक समान चाल से नीचे आएगी, यानी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगी, और बॉल पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हम 2 फ्लास्क लेंगे। 2 फ्लास्क में हम एक में ग्लिसरीन भर देंगे, दूसरे में वाटर भर देंगे। अब दोनों को शेक कर देंगे, बहुत तेजी से हिलाएंगे। क्वेश्चन ये है कि कौन सा फ्लास्क में जो लिक्विड है वो शांत हो जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले लिक्विड जो है वो कौन सा शांत होगा? वो शांत होगा ग्लिसरीन। क्यों शांत होगा? विस्कस फोर्स इन ग्लिसरीन इज ग्रेटर देन वाटर, यानी ग्लिसरीन में जो श्यान बल होता है वो वाटर की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए हेंस ग्लिसरीन विल बी इन रेस्ट देन वाटर, यानी ग्लिसरीन पहले रेस्ट में आएगा, वाटर बाद में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। जिस लिक्विड में जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतनी ही जल्दी शांत हो जाएगा शेक करने के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीज एंड देन विस्कोसिटी विल आल्सो डिक्रीज, यानी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले ससंजक बल का मान घटता है। तो द्रव का ताप जब भी बढ़ाएंगे तो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल घट जाता है। इस कारण से द्रव की श्यानता भी घट जाती है। तो द्रव की श्यानता द्रव का ताप बढ़ाने पर घटती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर ससंजक बल कम होता है और द्रव की श्यानता भी घटती है। अब आते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, यानी गैस का श्यानता। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इसके रिवर्स होती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, हेंस कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल इन गैसेस, यानी गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। इस कारण से उनके मध्य ससंजक बल नगण्य होता है। हम जानते हैं डिस्टेंस बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल होते हैं उनकी मात्रा लगातार घटती है। तो गैसों में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला ससंजक बल नगण्य हो जाता है। तो गैसों में विस्कोसिटी उत्पन्न होने का क्या कारण है? विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वन लेयर इनटू अनदर, यानी गैसों में श्यानता का कारण गैसों की एक परत दूसरी परत में विसरित रहती है या विसरण के कारण होती है। तो इस तरह से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ लेयर इंक्रीजेस, हेंस विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, यानी गैस का ताप बढ़ाने पर परतों के मध्य विसरण बढ़ जाता है, यानी डिफ्यूजन बढ़ जाएगा परतों के मध्य, और जब डिफ्यूजन बढ़ेगा तो गैस की श्यानता भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, जबकि गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन प्रिंसिपल या विसरण, यानी ये द्रव की जो गैस की जो लेयर्स हैं उनके मध्य डिफ्यूजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। अब आते हैं इफ रेडियस ऑफ बॉल इंक्रीजेज, यानी बॉल की त्रिज्या बढ़ती है तो क्या होगा? हम इस फार्मूले से जो हमारा फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 r² अपान ईटा इंटू रो एस माइनस रो एल इंटू जी से, इसमें देख रहे हैं v इज प्रोपोर्शनल टू r²। यदि बॉल की त्रिज्या बढ़ती है तो सर्टेनली टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो
तो इस तरह से अगर बॉल की त्रिज्या 2 गुनी हो गई तो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी 4 गुनी हो जाएगी। v विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इस तरह से बॉल की त्रिज्या हम बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ जाती है उसी के अनुसार। और दूसरी चीज v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो यानी इस तरह से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग घटेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर इनवर्स रिलेशन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीज करता है। इसी तरह से यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेंसिटी ऑफ बॉल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी हमारे बॉल का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो जाए तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बॉल वहां तैरती हुई मिलेगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरह से बॉल की डेंसिटी नीचे जाने के लिए, बॉल को नीचे जाने के लिए बॉल की डेंसिटी यानी बॉल का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी बॉल नीचे जाएगी, अदरवाइज वो तैरती रहेगी। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर स्फेरिकल शेप ओनली, नॉट फॉर एनी अदर शेप बॉल। यानी जो हमारा स्टोक का नियम है, स्टोक का नियम केवल गोलाकार वस्तुओं के लिए ही सत्य है, यानी स्फेरिकल बॉल्स के लिए ही ट्रू है, किसी अन्य प्रकार की वस्तु के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन ही स्फेरिकल शेप मानकर किया गया है। तो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए हमारा स्टोक्स लॉ ट्रू नहीं है, केवल स्फेरिकल बॉल के लिए ही ट्रू है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। व्हाट इज आइडियल लिक्विड, यानी आदर्श द्रव क्या होता है। आदर्श द्रव में 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली, नॉन विस्कस यानी अश्यान, ऐसा द्रव जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक 0 हो, उसको नॉन विस्कस या अश्यान द्रव कहते हैं। तो आइडियल लिक्विड में पहली प्रॉपर्टी नॉन विस्कस होना चाहिए, अश्यान होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका 0 होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनकम्प्रेसिबल, यानी असंपीड्य होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0, यानी द्रव के आयतन में परिवर्तन 0 हो। द्रव पर जब हम बल लगाएं तो द्रव के आयतन में परिवर्तन 0 हो तो द्रव असंपीड्य कहलाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी रखने वाला लिक्विड हमारा आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव कहलाता है। तो ऐसा लिक्विड जो नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल हो वो आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव कहलाता है। आइडियल लिक्विड हैज 2 प्रॉपर्टीज, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल बोथ प्रॉपर्टीज, यानी ऐसा द्रव आदर्श द्रव कहलाता है जो कि अश्यान हो और असंपीड्य हो। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। एक्सपेरिमेंट 10 है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का बल नियतांक। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य इस प्रकार है, टू डिटरमिन फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग यूजिंग हुक्स लॉ। टू डिटरमिन फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग यूजिंग हुक्स लॉ, हुक के नियम से किसी स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना। हुक के नियम से किसी स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना। तो उपकरण या apparatus used in this experiment, apparatus used, फर्स्ट apparatus is स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम किसी रिजिड बेस से हैंग कर देंगे, तो ये हमारी स्प्रिंग इस तरह से माउंट रहेगी, हैंग रहेगी। इंडिकेटर या पॉइंटर या संकेतक सेकंड, तो स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग के बॉटम में एक इंडिकेटर पॉइंटर लगा होगा जो कि ये संकेत करेगा कि हमारी रीडिंग कहाँ पर स्थित है। एंड पैन, पलड़ा और पॉइंटर से कनेक्ट करके हम पैन लगा देंगे जिस पर हम अपने मासेस यानी जो हमारा बाट है, जो हमारे बाट हैं वो रखे जा सकें इसमें। तो चौथी जो ऑपरेटस यूज होगा मासेस यानी बाट, जिनको वेट्स कह रहे हैं, असल में ये मासेस हैं। और फिर 5वां पार्ट है इसका मीटर स्केल, मीटर पैमाना, तो एक मीटर स्केल भी माउंट कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्प्रिंग कांस्टेंट का ऑपरेटस तैयार हो गया, जिसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसी रिजिड बेस यानी दृढ़ आधार से हैंग की हुई है और उसके साथ पॉइंटर लगा हुआ है और इसके बाद पैन लगा हुआ है। पैन में हम मासेस रखेंगे और एक मीटर स्केल हैंग कर देंगे जो कि पॉइंटर से जरा सी डिस्टेंस पर होगी, ताकि पॉइंटर से हम
रीडिंग को पढ़ सकें कितनी स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट, फार्मूला यूज्ड, प्रयुक्त सूत्र। तो फार्मूला यूज्ड हम इसमें देखेंगे हुक्स लॉ। हुक के नियम से हुक ने बताया कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट पर जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। यानी किसी भी स्प्रिंग पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत हमेशा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है या स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इक्वलिटी साइन लाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इस तरह से हमारा K इक्वल टू F अपान एक्स, यानी बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू W अपान एक्स। F फोर्स हम जो है यहाँ स्प्रिंग पर फोर्स इन मासेस की वजह से लगाएंगे और मासेस के कारण वेट आएगा, भार आएगा इन मासेस का। तो इस तरह से जो फोर्स कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग पर वो इन फॉर्म ऑफ मासेस यानी वेट के फॉर्म में होगा। पलड़े पर जो भी भार रखेंगे वो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो K इक्वल टू W अपान एक्स। एक्स क्या है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की लंबाई में हुई वृद्धि, इसको एक्स कहते हैं। इसमें एक सिंगल स्प्रिंग के बजाय हम दो स्प्रिंग्स ले सकते हैं जिनके को स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 हैं। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा K आता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यानी तुल्य स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक, ये आता है K1 K2 अपान K1 प्लस K2। तो इस तरह से स्प्रिंग कैपेसिटर की भांति काम करता है। तो स्प्रिंग में जो तुल्य बल नियतांक या इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आता है वो K1 K2 अपान K1 प्लस K2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम याद रखेंगे कि ये वैल्यू होती है K1 K2 अपान K1 प्लस K2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल वैल्यू आएगी समांतर क्रम में। दो स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो बल नियतांक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कोफिशिएंट ये जो फोर्स कांस्टेंट है ये ऐड हो जाएंगे K इक्वल टू K1 प्लस K2। तो इस तरह से हमारा बल नियतांक ऐड हो गया। और अगर हम वेट वर्सेस इंक्रीज इन लेंथ, यानी हम पलड़े पर रखा हुआ भार और स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला पर ये देख रहे हैं W और X की लीनियर डिपेंडेंसी है। तो लीनियर डिपेंडेंसी के कारण एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और ये ओरिजिन से पास होगा। तो इस तरह से इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे। तो यहां पर W2 माइनस W1 और इस स्लोप का ये K देगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K इक्वल टू 1 बाई स्लोप इक्वल टू डेल्टा W, यानी W2 माइनस W1 अपान X2 माइनस X1। तो ये इस तरह से हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट ग्राफ से निकलेगा। न्यूमेरिकली हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग का बल नियतांक निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ K, यानी स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या है? तो फोर्स अपान डिस्प्लेसमेंट था, तो ये न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो गया। यूनिट ऑफ K इक्वल टू न्यूटन पर मीटर एसआई सिस्टम में, या न्यूटन को चेंज करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर, यानी केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला है mt पावर माइनस 2। तो इस तरह से फोर्स कांस्टेंट का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला है mt पावर माइनस 2। ये हमारा जो यूनिट आया ये एसआई सिस्टम में है। इसको हम सीजीएस सिस्टम में लिख सकते हैं। न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? डाइन। तो एसआई सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट हो गई डाइन पर सेंटीमीटर और एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू स्प्रिंग ए फोर्स अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स एक्ट व्हिच, यानी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू स्प्रिंग ए फोर्स
अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स एक्ट which try to put spring in its equilibrium position. This force is called restoring force. यानी जब किसी स्प्रिंग को बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है तो स्प्रिंग बाह्य बल के विरोध में एक बल लगाती है जो कि स्प्रिंग को उसकी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यानी वो बल स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यही बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो ये सिचुएशन है जब भी हम किसी स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। बाह्य बल हमने इस दिशा में लगाया स्प्रिंग की, ये एंड फिक्स्ड है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एक फोर्स स्प्रिंग भी लगाएगी, इस दिशा में लगेगा, और ये क्या है, ये स्प्रिंग को अपनी मेन पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये उसको स्प्रिंग को रिस्टोर करता है इन इनिशियल पोजीशन, हेंस दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यानी ये बल स्प्रिंग को उसकी विरामावस्था या मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसका नाम प्रत्यानयन बल कहलाता है और इसकी दिशा सदैव एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होती है। तो इस तरह से ये हर एक स्प्रिंग में ये प्रॉपर्टी है कि जब भी स्प्रिंग में एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाह्य बल लगेगा, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के कारण है। और रिस्टोरिंग फोर्स सदैव एक्सटर्नल फोर्स के विरोध में काम करेगा और हमेशा वो स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, यानी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग का बल नियतांक क्या है? तो हम देख रहे हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स फार्मूले से K इक्वल टू माइनस एफ कब होगा? यदि या इफ x इक्वल टू 1 मीटर। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एनी स्प्रिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग which increases the length of spring unity। यानी किसी स्प्रिंग का बल नियतांक आंकिक रूप से स्प्रिंग पर लगाए गए उस बाह्य बल के बराबर होता है जो उसकी लंबाई में इकाई वृद्धि कर दे। यानी किसी स्प्रिंग का बल नियतांक आंकिक रूप से स्प्रिंग पर लगाए गए बल के बाह्य बल के बराबर होता है। कब? जब स्प्रिंग की लंबाई में वो बल क्या करे? जब स्प्रिंग की लंबाई में इकाई की वृद्धि कर दे, तो वो जो फोर्स है वही स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। तो इस तरह से स्प्रिंग का बल नियतांक आंकिक रूप से स्प्रिंग पर लगाए उस बाह्य बल के बराबर होता है जो स्प्रिंग की लंबाई में इकाई परिवर्तन या इकाई वृद्धि कर दे। इकाई का मतलब 1 मीटर। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला mt⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्प्रिंग पर हम जब बाह्य बल लगाते हैं और फिर स्प्रिंग में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो उसकी विशेष स्थिति के कारण वही उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। एक्सटर्नल फोर्स यानी पहले हम एक्स वर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स ग्राफ बनाएंगे। यानी स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे एफ के साथ, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, जो कि के एक्स के बराबर होता है। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा मिलेगा और इसमें हम एफ और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो एरिया है हमारा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो एरिया देगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को। ये एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ एफ इंटू एक्स। जब इसको एफ की वैल्यू रखेंगे के एक्स तो यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पीसेस। यानी हम स्प्रिंग को 20 से काट दें और 2 समान लंबाई के टुकड़े मिल जाएं। तो इनिशियली हमारी स्प्रिंग की लेंथ L थी और इसका K यानी बल नियतांक K था
और इसकी लेंथ हाफ हाफ कर दी हमने, L/2 तो इसका जो बल नियतांक होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं F = kx, यानी स्प्रिंग पर जो भी फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि इंटू के मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा। F = kx, k = F/x, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस साइन हम छोड़ दे रहे हैं। फिर पहली स्प्रिंग के लिए ये जो छोटी वाली स्प्रिंग है आधी, F = k1x/2, यानी हम F लगाएंगे तो इसकी लंबाई में आधा परिवर्तन होगा, तो k1 = 2F/x यानी 2k। इसका जो बल नियतांक है वो 2 गुना हो गया। F = इसी तरह से k2x/2 यानी k2 = 2k। तो इस तरह से अगर स्प्रिंग की हम 2 टुकड़े कर दें तो और दोनों इक्वल लेंथ के हों, यानी स्प्रिंग को आधा कट कर दें, तो जो भी 2 टुकड़े मिलेंगे उनका बल नियतांक पहले वाली स्प्रिंग के बल नियतांक का 2 गुना हो जाएगा, दोनों का अलग अलग 2 गुना होगा। तो इस तरह से फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग विल बी 2k, यानी प्रत्येक स्प्रिंग का बल नियतांक 2k यानी 2k के बराबर होगा। नेक्स्ट केस, अगर कोई स्प्रिंग किसी रिजिड बेस से हैंग कर दी जाए, ये स्प्रिंग है हमारा जिसका फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक k है, ये रिजिड सपोर्ट से हैंग है, इस पर हम कोई मास लटका देंगे, हैंग कर देंगे m मास, तो स्प्रिंग की लंबाई में L वृद्धि हो जाएगी। मास लटकाने से स्प्रिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी मास लटकाएंगे वो क्या होगा, mg = kl, ये रिलेशन होता है। यानी स्प्रिंग का बल नियतांक हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जा सकता है, स्प्रिंग पर जो भी मास हैंग करेंगे और स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि आएगी तो वो उसके बराबर हो जाएगी, mg = kl। यही फार्मूला लगा के हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम मास को थोड़ा सा y डिस्प्लेसमेंट दे दें, मास को नीचे खींच दें तो और खींच कर छोड़ दें, तो जो स्प्रिंग की गति है या मास की गति है वो क्या होगी, वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसको शॉर्ट फॉर्म SHM कहते हैं। तो स्प्रिंग के साथ हम कोई मास हैंग करके जब इसको मीन पोजीशन से छोड़ देंगे डिस्प्लेस करके, तो स्प्रिंग की गति या मास की गति सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कहलाता है। और ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण क्या है, एक्सेलरेशन यानी अल्फा = -ω²y, y डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से सरल आवर्त गति का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM = अल्फा स्क्वायर = -ω²y। और इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के केस में ओमेगा = √km, यानी ω² = k/m, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। और फिर टाइम पीरियड कितना आएगा इन दोनों के, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल t = 2π√m/k। यहाँ पर ओमेगा = 2π/t रखेंगे तो t का फार्मूला निकलेगा, t = 2π√m/k। इसके अलावा वेलोसिटी का क्या फार्मूला है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिलेगी। सरल आवर्त गति में वेलोसिटी है v = ω² -a²-y², यानी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से माइनस और फिर स्क्वायर रूट और ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, ω² -a² और वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम कहाँ होगी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, यानी मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी होगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये a ओमेगा आ गया, यानी a√k/m। a एम्पलीट्यूड है, यानी मीन पोजीशन से एक और चली गई मैक्सिमम दूरी। और दूसरे केस में हम y = a ले लेंगे तो v मिनिमम मिल जाएगा, ये 0 है। तो इस तरह से हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन इन SHM, सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ऊर्जा का रूपांतरण हम देखेंगे। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है ½ m ω² a² कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधे सीधे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा लाइन। यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारा वाई है डिस्प्लेसमेंट, एक और डिस्प्लेसमेंट ए है, दूसरी ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, और वाई एक्सिस पर एनर्जी है, तो एनर्जी हम प्लॉट करेंगे, कुल ऊर्जा पहले प्लॉट करेंगे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये एक लाइन मिल गई हमारी कुल ऊर्जा की, जिसकी वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। और फिर काइनेटिक एनर्जी मिडिल में मैक्सिमम है, यानी मध्यमान स्थिति में अधिकतम है, और जीरो है कॉर्नर्स पर ए पर या माइनस ए पर, तो इसलिए हम इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी क्या है, पैराबोलिक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है गतिज ऊर्जा का। तो इस केस में जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये मीन पोजीशन पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमारी, और माइनस ए या ए पर ये अधिकतम मिलेगी। तो इस तरह से पैराबोलिक कर्व हम बना देंगे। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। कहीं पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही है, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही है। ये सदैव एक दूसरे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही है, रूपांतरित हो रही हैं, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कन्वर्जन इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्प्रिंग के बल नियतांक के मान K1 और K2 हैं। यदि K1 इज ग्रेटर देन K2 तो समान विरूपण के लिए किस स्प्रिंग पर अधिक बल लगाना होगा। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर सेम इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की लंबाई में समान वृद्धि के लिए एक्सटर्नल फोर्स किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स F1 इक्वल टू K1x, दूसरी स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स F2 इक्वल टू K2x। x सेम है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2 हेंस F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसलिए हमारा पहली स्प्रिंग पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा फॉर सेम इंक्रीज इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें हम सेम फोर्स लगाएं, यानी समान बाह्य बल लगाएं, तो किसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों केस है, दोनों में से किसमें हमारा एक्सटर्नल फोर्स सेम रहेगा, बाह्य बल किसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स सेम कर देंगे, F इक्वल टू K1x1 इक्वल टू K2x2। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि x1 और x2 में कौन ग्रेटर होगा, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2 हेंस x2 इज ग्रेटर देन x1। तो इस तरह से W1 इक्वल टू F इंटू x1 और W2 क्या हो गया F इंटू x2। तो इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, x2 इज ग्रेटर देन x1 तो W2 इज ग्रेटर देन W1। इसलिए दूसरी स्प्रिंग में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा सेम फोर्स अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्प्रिंग का बल नियतांक किस पर निर्भर करता है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। तो क्या किन किन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज, स्प्रिंग की कुंडली के व्यास, यानी स्प्रिंग के जो हेलिक्स हैं, हेलिक्स इनके डायमीटर पर निर्भर करता है, छल्लों के व्यास पर निर्भर करता है। और दूसरी, चक्करों की संख्या, चक्करों की नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। तार के व्यास, डायमीटर ऑफ वायर, जिस वायर का बना होता है उसके डायमीटर पर, और तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इन चीजों पर निर्भर करता है हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के कुंडली के व्यास यानी स्प्रिंग के हेलिक्स के डायमीटर पर, चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन स्प्रिंग, तार के व्यास पर, जिस वायर का बना होता है स्प्रिंग उसके डायमीटर पर, और तार के पदार्थ पर, मटेरियल ऑफ वायर, इन चीजों पर निर्भर करता है स्प्रिंग का बल नियतांक।
नेक्स्ट है m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज रखी हुई स्प्रिंग से v वेग से टकराता है, यानी हमारा मास स्प्रिंग से v वेग से टकराएगा। तो इस केस में के दिया गया है स्प्रिंग का बल नियतांक, तो स्प्रिंग पर दबाव, स्प्रिंग पर कितना इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा यही निकालना है। तो ये निकाला जाएगा स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा, मान लेते हैं x डिस्टेंस, यानी स्प्रिंग की लंबाई में x कमी हुई, x की कमी हुई, तो जो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, यानी m द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर। और फिर जब इससे x निकालेंगे तो x इक्वल टू वी स्क्वायर रूट ऑफ m अपान के। तो इतना स्प्रिंग की लंबाई में कंप्रेशन आएगा, यानी दबाव हो जाएगा, इतनी लंबाई घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग के लिए k का मान 6 न्यूटन पर मीटर है, इसका क्या अर्थ है? यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू? तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है स्प्रिंग की लंबाई 1 मीटर दबाने के लिए, यानी 1 मीटर कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए 6 न्यूटन का बल हमें स्प्रिंग पर आरोपित करना पड़ेगा, तब जाके उसकी लंबाई 1 मीटर चेंज होगी, बढ़ेगी या घटेगी। इसी प्रकार 2 मीटर स्प्रिंग की लंबाई में चेंज करने के लिए इसके 2 गुना बल की आवश्यकता होगी, 12 न्यूटन का बल चाहिए। तो ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट में जो भी वैल्यू होती है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यानी स्प्रिंग की लंबाई में 1 मीटर परिवर्तन करने के लिए 6 न्यूटन का बल चाहिए, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 6 न्यूटन पर मीटर है। नेक्स्ट, किसी स्प्रिंग को काट कर लंबाई में आधा कर दिया जाए तो बल नियतांक क्या होगा, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। इसका बल नियतांक 2 गुना हो जाएगा, जो भी 2 पीसेस हैं उनके बल नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 वो 2K हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक वाली 3 स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तुल्य बल नियतांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य बल नियतांक कितना होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है, तीनों को ऐड कर लेंगे 90 न्यूटन पर मीटर, सीधे आंसर आ जाएगा। दोलनों के आयाम घटने का प्रमुख कारण, स्प्रिंग को जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं दोलनों के आयाम लगातार घटते जाते हैं और कुछ समय बाद स्प्रिंग रुक जाती है। वो रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण एयर फ्रिक्शन है, हवा में घर्षण लगता है स्प्रिंग पर, जिसके कारण स्प्रिंग के दोलनों के आयाम कम हो जाते हैं। और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जिस मटेरियल की बनी होती है और हेलिक्स जो होते हैं स्प्रिंग के छल्ले, उनके इंटरनली उनके मध्य इंटरनल फ्रिक्शन काम करता है और उस फ्रिक्शन के कारण भी स्प्रिंग के दोलनों के आयाम घट जाते हैं। तो 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल है, एयर फ्रिक्शन ये एक्सटर्नल रीजन है और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ स्प्रिंग ये इंटरनल रीजन है। दोनों फ्रिक्शन यानी दोनों घर्षण के कारण दोलनों के आयाम घट जाते हैं। स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, तांबे की क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, यानी स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा होता है रबड़ तांबे की अपेक्षा, इसलिए कॉपर की बना के स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है ताकि हमें इलास्टिसिटी का फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रत्येक भार के लिए बल नियतांक का मान स्थिर रहता है? तो अगर हम अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता की सीमा की अंतर्गत की बात करें तो के का मान हर एक केस में सेम होगा, यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत के की वैल्यू सेम होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही रहता है। इस लिमिट के बाहर जाएं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, तो के की वैल्यू डिफर करेगी, अलग अलग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग के संपीड़न व खिंचाव में कब अधिक ऊर्जा संचित होती है? यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करें या इसको खींचें तो दोनों केस में कितने जो भी ऊर्जा हमारी स्प्रिंग में स्टोर्ड होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी।
क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी सेम आएगी इसमें, इसलिए दोनों में समान ऊर्जा संचित होगी दोनों केस में, चाहे स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्प्रिंग में रेयर फ्रैक्शन हो, दोनों केसेस में स्प्रिंग में सेम ऊर्जा संचित होगी।